गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड आई एम हर्षवर्धन त्रिपाठी। आपके सामने मैं आज 25 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस लेके आया हूँ। और आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखे हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आए, डिस्टर्बिंग नॉइस आए, तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। यू ट्राई टू यूज़ अ हेडफोन वाइल लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड इसको आपको बहुत इत्मीनान से आराम से सुनना है। दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें एयर RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है भारत सरकार ने, और एयर सुविधा नाम की चीज़ फिर से री इंट्रोड्यूस कर दी है। कोविड-19 के बढ़ने के चांसेस हैं, खतरा अभी सामने आया है। एक नया वर्जन ओमिक्रॉन का देखा जा रहा है जो कि चाइना से आ रहा है। तो इसी कारण से साउथ कोरिया से, जापान से, चाइना से आने वाले कोई भी व्यक्ति है उसके लिए RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। दूसरा मुद्दा हम देखेंगे पर्स सेइन फिशिंग का। ये पर्स सेइन फिशिंग बेसिकली GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। होता क्या है दोस्तों, बड़े बड़े जो बोट वाले रहते हैं, जिनके पास मोटराइज्ड बोट्स हैं, वो हमारे तमिलनाडु और केरला दोनों तरफ होता क्या है कि वो शिप्स लेके जाते हैं अपने बीच पानी में, बड़े बड़े जाल से खूब सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इससे फिशेस की पॉपुलेशन कम हो रही है और जो छोटे मोटे मछुआरे हैं उनके फिशिंग राइट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तीसरा इशू है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये एक प्रोसेस होता है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट बिफोर एनी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड इन एनी रीजन। एंड EIA कराने वाली अथॉरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बदल दिया है, बिना कानून को बदले। तो इसमें NGT का आदेश आया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरनमेंट GS3। दिल्ली मेट्रो इज़ सेलिब्रेटिंग अराउंड 20 years एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दिस विद जापान। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद GS2। what is the role of Delhi Metro and all that. Fifth is finance ministry, basically led by Nirmala Sitharaman, has visited Tamil Nadu, and in that state she has stated that we need to promote medical education in India. So this is important from GS3 point of view. This could be be having some conjectures with GS2 because you think that government is there, but it's not like that. टेलीमानस हेल्पलाइन में बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन अनाउंस किया गया था टेलीमानस इनिशिएटिव। सो वी नीड टू focus on that also. What is Telemanas initiative? Followed by Shahi Eidgah versus Krishna Janmabhoomi. The application has been accepted, and in this we need to understand what is the basic issue. ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे हो सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट हो, या उसको हम GS1 GS2 में ना रख पाएँ। लेकिन we'll try to basically do what? We'll try to understand this. We need to know about the current issues. Now, eighth is very interesting. This is from GS2, Internal Security and Vulnerable Groups. In this, we are going to study about Northeastern India, and there are special issues today. Anti-conversion drive in Assam. म्यांमार के रेफ्यूजीज़ की मिज़ोरम में दिक्कत है, और मणिपुर में पॉपी कल्टीवेशन बढ़ रहा है, विच मीन्स ड्रग्स बन रही हैं, पैदा की जा रही हैं। तो ये तीन मुद्दे हम आसाम, मिजोरम और मणिपुर के कंटेक्स्ट में देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन की बात सामने आई है वेस्ट बंगाल में, ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 10th में आज द हिंदू का FAQ वाला पेज देखेंगे, जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस किया गया है, इकोनॉमिक रेजिलियंस और कोविड-19 इमरजेंस को डिस्कस किया गया है। ये GS2 और GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 मिनट के अंदर अंदर में मैंने आपको पूरे पेपर में क्या कवर करने वाले वो बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को, और मैं रिवर्स में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं FAQ पे आऊंगा आपके सामने, और मैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। क्या भारत की इकोनॉमी, इज द इकोनॉमी ड्राइविंग विद ब्रेक्स ऑन? क्या भारत की इकोनॉमी ब्रेक लगा लगा के चल रही है? क्या ग्लोबल फैक्टर्स जो कि यूक्रेन की वॉर की वजह से हुए, क्या उसने भारत पे किसी तरह का प्रभाव डाला? क्या भारत में महंगाई अभी भी ज़्यादा रहने वाली है? और इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार क्या किया? इसके ऊपर ये FAQ हमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे रहा है।
If we start with this present discussion, we'll come to this fact that ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो वापस से रिबाउंड कर रहा है. ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही नजर आ रहे हैं लगातार. चीज़ों के जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी फिक्स नहीं हो रहे हैं, वॉलेटाइल हैं, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं. और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस अभी भी सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा देश 40 साल में सबसे बड़ी महंगाई का दौर देख रहा है नवंबर 2021 से, और उसके अभी तक रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं. रशिया का टेंशन यूक्रेन के साथ बढ़ता जा रहा है और अभी खत्म नहीं होने वाला है. इस पूरे सिनेरियो में इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भारत का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, हाउस होल्ड कंजम्पशन स्पेंडिंग है, वो प्री पैंडमिक नॉर्मैलिटी इन 2022 पे आ जाएगा, यानी कि पैंडमिक के पहले जैसा था. तो हम देखिए यहाँ पे इकोनॉमी को कैसे जज करते हैं. इंडिया के हाउस होल्ड्स जो अपने कंज्यूम करने के लिए जो स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हम भारत की इकोनॉमी को जज करते हैं. और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वापस से प्रमोट होगा जिससे जॉब क्रिएशन हो सकता है. एंड दिस इज ऑल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर 2022. फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी एक्सप्लेनेशन दिया राज्यसभा में. उनको राज्यसभा में घेर लिया गया और उनसे पूछा गया कि इस बार 3.25 लाख करोड़ रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी कि लास्ट ईयर के बजट में नहीं थे और आपने इस साल एक्स्ट्रा लिए हैं, आखिरकार क्या वजह थी? क्या ये भारत की गिरती इकोनॉमी को इंडिकेट नहीं करता? तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया. कहा कि हमारे जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इस बार, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, दे आर बिकॉज ऑफ फूड सब्सिडीज. तो भारत में जो भी एक्सपेंडिचर अभी हुए हैं वो फूड सब्सिडीज की वजह से हुए हैं. खाने पे पैसा खर्चा हुआ है. दूसरा, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि फर्टिलाइजर सब्सिडी देने में ये जो एक्स्ट्रा पैसे गए हैं वो सब हुए हैं. फर्टिलाइजर सब्सिडी ज़्यादा क्यों देनी पड़ी? क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे थे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था. फूड सब्सिडीज़ भी ज़्यादा देनी इसलिए पड़ रही थी क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, कोविड-19 का शॉक भी लगा हुआ था, और एक्चुअली क्या है कि इंडिया हंगर को ख़त्म करने की कोशिश करता है. जब आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी को 9% ग्रोथ रेट पे प्रिडिक्ट किया है, तो फिर अब दिक्कत क्यों आ रही है इस तरीके से? क्यों हमें बजट एक्सपेंडिचर 8% से ज़्यादा बढ़ाना पड़ा? अगर आपके सामने कभी भी ये सवाल आए तो आप एक चीज़ जानिएगा कि भारत हमेशा फूड सब्सिडीज़ और फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ पे खर्चा ज़्यादा करता है. ये हमारे गरीब वर्ग लोग और किसानों के लिए होता है, और हम नहीं चाहते कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो. लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रहा है वो कंट्रोलेबल लिमिट से काफ़ी बियॉन्ड रहा है. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि ग्लोबल इकॉनमी जो है, लगभग पूरी ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में जा सकती है. 50 साल में, पिछले 50 सालों में अभी तक सबसे ज़्यादा महंगाई देखी गई है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ किया है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जब भी आप कहीं पे सुनेंगे तो आप एक चीज़ समझेंगे कि पैसा जो है मार्केट में कम किया जा रहा है, यानी कि जो मनी सर्कुलेशन में है उसको बैंक कोशिश कर रही है कि वो कम से कम लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो हैं वो लेवल डाउन हो सके. होता क्या है, जब लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर मार्केट ड्रिवन प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं. फिर बात सिर्फ डिमांड और सप्लाई की नहीं रह जाती है, बात परचेजिंग पावर पे आ जाती है. तो बैंक्स कोशिश करती हैं कि हम लोन्स आसानी से ना दें. लोन आसानी से ना देने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे. लोग इन्वेस्टमेंट जब कम करते हैं तो डिमांड थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि सप्लाई कम है तो हमें डिमांड को कम करना है, और डिमांड कम करने के लिए सिंपल है कि लोगों से पैसा ले लो. इसकी वजह से इंडिया का रुपी जो है वो काफ़ी नीचे जाता दिखाई दिया, काफ़ी प्रॉब्लम आया इसकी वजह से. लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी ने रेजिलियंस शो किया है. भारत की इकोनॉमी ने रेजिलियंस क्यों शो किया है? यहाँ पे ऑथर ये भी कहता है कि चाइना जो है 46 ईयर्स में, पिछले 46 ईयर्स में सबसे कम ग्रोथ अभी इस समय देख रहा है, पर फिर भी भारत की इकोनॉमी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. इसके पीछे कारण बताया गया है कि हमारे जो कंपनीज़ हैं उनकी अच्छी खासी बैलेंस शीट रही है, उन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स लिए हैं पिछले 2 सालों में, और काफ़ी सारे शॉक्स इनकी वजह से एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं.
तो फिर ऐसा क्या है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स का अटेंशन जा रहा है? अब इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी परेशान है। एक कारण ये है कि रशिया उसका की एनर्जी सप्लायर था। यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज डिपेंडेंट होती हैं फूड आइटम्स के लिए, जैसे गेहूं और सनफ्लावर ऑयल। और इन सब की वजह से क्या हुआ, फूड और फ्यूल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। फिर इसकी वजह से भारत में कंज्यूमर प्राइस जो है वो बढ़ने लग गए, जो कि पिछले कई सालों में नहीं देखे गए थे। और हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है उसका अपर टारगेट लोअर टारगेट आपको पता है कि अपर टारगेट 6% का है, लोअर टारगेट 2% का है, यानी इससे कम महंगाई बेकार है, 2% से कम महंगाई बेकार है। एक इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए महंगाई का होना, बढ़ते रहना ज़रूरी है। इकोनॉमी में महंगाई होने से क्या होता है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो इनकम में इजाफा होता है। और इनकम में इजाफा होता है तो फिर वो डिमांड पुश करता है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी धीरे से ग्रो करना स्टार्ट करती है। वहीं अपर लिमिट 6% रखा गया है, क्योंकि 6% से ज़्यादा महंगाई जो है वो भी घातक है, क्योंकि फिर आपकी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाएगी। आपके पास पैसा तो रहेगा पर आप अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें आरबीआई हमेशा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में करने की कोशिश करती है, मैनेज करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में, जनवरी से लेके अभी तक, हमारा जो अभी इन्फ्लेशन है वो 7% का है। और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये हो सकता हो कि कंट्रोलेबल लेवल्स में इस साल के अंत तक आ जाए। अब इस इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हुआ क्या, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ये से अमेरिका की बेसिकली बात बताता है कि यूएस का जो बैंक है उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेसिकली क्या होने लगी, कम होने लगी। और सिमिलरली इंडिया की आरबीआई ने भी वही काम किया, अपने रेपो रेट्स को बढ़ाया। और पॉलिसी रेट्स और रेपो रेट्स, मतलब 4.9% रेपो रेट से वो 6.25 बढ़ गया। रेपो रेट वो रेट होता है जिसके आधार पर सेंट्रल बैंक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को मनी देती है शॉर्ट टर्म लोन की तरह। अब बैंक्स की कैपेसिटी कमज़ोर हो रही है लोन प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार देखो, फूड प्राइसेस हमको कंट्रोल करने हैं और फूड प्राइसेस महंगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, तो अभी हम खुद के कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दें। इसीलिए गेहूं और चावल जैसे एक्सपोर्ट्स पे इंडिया ने बैन लगाया। इंडिया ने कहा कि हमें बेसिकली कोशिश करनी है कि कमोडिटी प्राइसेस एक रेंज के बियॉन्ड ना जाएं, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। मटेरियल कॉस्ट जो है फर्टिलाइजर्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, इन सब की लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। इसकी वजह से जो खाना है वो महंगा हो जाएगा। और अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हमारे पास खाना कम बचेगा। खाना जब कम बचेगा तो अगेन जब कमोडिटी कम होती है तो क्या होता है, उसका प्राइस उछलता है एकदम से, तो वो नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो वैसे भी एक तरीके से फ्रोज़न है, लेकिन इसकी वजह से किसी भी तरह से कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस कम भी हो जाएं तो कंज्यूमर को इमीडिएट फ़ायदा नहीं होगा, बढ़ने से तुरंत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वेजिटेबल के प्राइसेस, सब्जियों के दाम घटे हैं, ठीक है, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि सीरियल्स के और दाल के, पल्सेस के प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ सकते हैं और फूड इन्फ्लेशन इस जगह पे आ सकता है। तो बहुत एक्सट्रीम ना हो, इसीलिए कोशिश की गई कि हम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को एक्सपोर्ट ना करें। अब इसी में कहा जा रहा है कि पूरे साल हमारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन से ग्रसित रहेगी। अब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन लोअर रहेगा ऐसा मानना है लोगों का, बेस इफेक्ट्स की वजह से और रेट हाइक्स की वजह से। तो यहाँ पे हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। लगातार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है कि अगर हाई इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द टूल्स दैट आरबीआई हैव फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। दीज ऑल थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एफएक्यू। नाउ द प्रॉब्लम इन दिस एडिटोरियल इज दैट इज बीइंग रेज्ड इज कि हमें क्या दिक्कतों के बाहर हम आ गए हैं या 2023 के लिए अब हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो कहा जा रहा है कि 2023 में भारत की इकोनॉमी एक डिसेंट स्केल पे ग्रो करेगी, ब्रॉड रेजिलियंस शो करेगी, विच मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा। बट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्म सेक्टर्स एंड कंज्यूमर्स बिकॉज वी डोंट वांट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू गो हायर फॉर द कमिंग पीरियड एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द COVID-19 levels. The World Bank has predicted that the Indian economy will grow by 6.9%. However,
it is predicted that the growth rate would be below, slightly under 6% in comparison to the previous year. And most developed nations are going to face recession, which might decrease the demand for India's exports. However, it is clearly stated that RBI is right now in an adequate position to manage the monetary situations in India. But RBI is also warning that private cryptocurrencies can lead to another financial crisis that the world might face. Now, in this, we have understood few things including that what is the state of world economy, how because of the factors of oil prices, war with Russia, Ukraine, and COVID-19, the entire economic system of the world is getting affected. We have also seen that why Indian economy is constitute to be showing resilience, because household consumption has not gone down. The government is trying to incentivize, or you can say support, the input cost of food production. The government is parallelly banning food exports. Meanwhile, RBI is also tightening its monetary policy, removing the much larger circulation of money from the market, decreasing purchasing power, affecting demand, followed by developed countries which are in a worst state of economic position, and they might face recession. And it is because of the hike rates and financial decisions, immediate decisions taken by the government of India. However, we are expecting that the growth of economy would be below 6%. And this was 3.25 lakh crore extra was taken because the government was trying to affect, or you can say was trying to remove the drawbacks of food prices going high. So all this was discussed in this particular FAQ. The second FAQ that we are going to discuss is, are there any changes in India's foreign policy? Now this article is very interesting. So this was from GS3 point of view. This would be definitely from GS2. And what are the changes that India's foreign policy has taken place? Now both issues are interlinked. So this is from economics perspective and this is from the international relations perspective. Where does India stand on Russia? In this particular FAQ, it has been mentioned that there are strategic ties India shares with US and Europe, but there are also traditional old relations with Russia. And India has mentioned, नरेंद्र मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट से कह दिया था कि ये दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए रशिया पे, उसकी इकोनॉमी को और उसके लोगों को अफेक्ट किया, उसका भी समर्थन नहीं किया. भारत की चाइना की पॉलिसी जो है वो बहुत क्लियर है. अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कुछ भी हुआ उसमें भारत सरकार को हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ी है ऑपोजिशन से, पर भारत सरकार ने चाइना की पॉलिसी क्लियर करके रखी हुई है अपने पार्लियामेंट में. भारत सरकार ने रशिया से ऑयल ट्रेड को, जो हिपोक्रेसी है, उसको भी साइड किया और कहा कि ऑयल ट्रेड हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. भारत कहीं ना कहीं एक ग्रोइंग पोलराइजेशन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है. नॉन अलाइनमेंट अभी भी है और उस पर उसका वर्जन, उसका प्रारूप चेंज हो रहा है और भारत सब तरफ इन्वॉल्व हो रहा है. रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो 8 मिलियन रेफ्यूजीज का क्राइसिस है उसको भारत ने समझा है, क्रिटिकली देखा है, और इसी केस में वेस्ट के जो सैंक्शंस है रशिया इकोनॉमी के, जो बेसिकली फूड और फ्यूल शॉर्टेज को अफेक्ट कर सकते हैं, प्राइस बढ़ा सकते हैं, भारत उससे चिंतित था और भारत ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया वेस्टर्न सैंक्शंस को. मिलिट्री और ऑयल ट्रेड को रशिया के साथ बढ़ाने की कोशिश की और कहा कि हम डी डॉलराइजेशन के दौर में हैं, रूपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म लेंगे, जिससे ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हुई. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में और भी कई सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में रेजोल्यूशंस लिए गए रशिया के खिलाफ, जहां पे इंडिया ने अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए एब्सटेन किया, वोट नहीं किया. और भारत ने एक चीज़ कही है कि हमारा जो स्टैंड है वो नेशनल इंटरेस्ट के द्वारा गाइडेड है, हमें बैलेंस बना के चलना होगा. भारत ने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे वापस से बात करना स्टार्ट कर दिया और हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया से बात करी. यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और कनाडा के साथ हम अभी डिस्कशन में हैं.
अमेरिका का इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी हमने ज्वाइन किया, लेकिन हमने ये कहा कि हम ट्रेड टॉक्स नहीं करेंगे बिकॉज हम एक वहाँ पे डेवलपिंग नेशन के रूप में आते हैं। इस साल भारत G20 होस्ट करने वाला है, जहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज, वुमेन डेवलपमेंट और रिफॉर्मेशन ऑफ मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर बात करेगा। G20 कहीं ना कहीं अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो G7 ने बनाई थी। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग होस्ट करेगा। अगर इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी की बात करें तो इंडिया अपनी नेबरहुड पॉलिसी में श्रीलंका को अभी तक इकोनॉमिक असिस्टेंस से सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ उसने एनर्जी एग्रीमेंट्स किए हैं, जो कि साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड बना सकता है आगे। अफगानिस्तान के तालिबान रेजिम और म्यांमार की जनता रेजिम के साथ भी भारत ने अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो एकदम ख़त्म नहीं किए। एक टेक्निकल मिशन स्टैब्लिश किया, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नायपी-ताव वहाँ की कैपिटल में भेजा बात करने के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी म्यांमार के ऊपर वोट रेजोल्यूशन लिया अगेंस्ट, और कहा कि म्यांमार को डेमोक्रेसी को वापस से रिस्टोर कर देना चाहिए। महसा अमीनी जैसे लोग जो मारे गए हैं ईरान में, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने फिर से म्यांमार के ऊपर वो एब्सटेन किया, और ईरान के ऊपर भी भारत ने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दिया है। पाकिस्तान के हमारे जो रिलेशंस हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जो वॉर ऑफ वर्ड्स हुए, उससे हमें समझ में आ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मैटर दैट पाकिस्तान के साथ रिलेशंस में भी हमारे इंप्रूव ना हो। फॉलोड बाय चाइना के ऊपर अगर इंडिया बात करे तो चाइना को हमने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अभी दिल्ली भी आए थे, लेकिन इन छोटे मोटे इश्यूज से हमारे फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमें समझना चाहिए, क्योंकि G20 में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री और चाइना के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए नजर आए। क्योंकि इस बार के यांगजे वाले कांड में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो हम समझ सकते हैं कि दो आर्मीज ने बॉर्डर डिस्प्यूट्स में लड़ाई किया, एक आर्मी ने दूसरी आर्मी को रोका और अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को बनाने की कोशिश करी। अब इंडिया चाइना को होस्ट करने वाला है 2 मीटिंग्स में 2023 में। अब देखना है कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाती हैं आफ्टर द स्टैंड ऑफ। So this was regarding GS2, India's foreign policy. What is the threat from global COVID-19 crisis? ग्लोबल कोविड-19 क्राइसिस से क्या भारत को कोई खतरा है? इस एडिटोरियल को GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, आर्टिकल को मतलब FAQ को, और बहुत छोटी सी बात है। नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चीफ NK अरोरा ने कहा है कि भारत को कोविड-19 से किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि हम कोशिश करेंगे जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराने की, ताकि हम देख पाएँ कि किस तरीके से ये कोविड-19 का वायरस भारत में फैल रहा है और किस तरह से इसके म्यूटेशंस हो रहे हैं। फॉलोड बाय भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हम BF.7 को नज़र में रखेंगे। हालांकि भारत में ये जो वेरिएंट है ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में है और इससे भारत को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका जो R नंबर है, यानी कि होता है ना कि एक कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है, अगर एक को ये इन्फेक्शन हुआ तो ये 10 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, एक बार में फैल सकता है, ये काफ़ी हाई है। तो इसका जो स्प्रेडिंग रेट होगा वो काफ़ी तेज़ होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ब्राज़ील, कोरिया, जापान में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमने वापस से कहा है कि हमारा जो बेसिकली एयर सुविधा वाला जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जितने भी केसेस आए हो, भारत में अभी तक 4.5 करोड़ केसेस आ चुके हैं कोविड-19 के, जिसमें से 5.5 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। तो ये काफ़ी कम है दुनिया के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, हाईलाइटेड पोर्शंस को, आपको देखने को समझ में आएगा कि अभी ग्लोबल कोविड-19 क्राइसिस से भारत को कोई खतरा नहीं है एज सच। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले मुद्दे पे आ जाते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे कि मणिपुर के पहाड़ों में लोकल लीडर्स ने पॉपी क्लॉक्स जो हैं वो लगाए हैं, और बेसिकली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने कहा है कि लोकल वॉरलॉर्ड्स को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये लोकल लीडर्स के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। फूड क्रॉप्स के पीछे इन्होंने बेसिकली पॉपी कल्टीवेशन कर रखा है, अफीम की खेती कर रखी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आता है कि ये जो पॉपी कल्टीवेशन है, जो एंटी नार्कोटिक ड्राइव्स हैं, ये लोकल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। अब क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशल कैटेगरी ग्रुप्स हैं,
तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तरह का स्टेटमेंट देना चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि दे आर गोइंग टू डिक्लेयर वॉर ऑन लोकल ड्रग लॉर्ड्स, ये सही नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये वल्नरेबल रीजन है। हालांकि जब हम बात करें कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या हम लोकल लोगों की सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी को लेके, यूथ को बर्बाद हो रहे होते देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं, बात सही है, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मणिपुर के पहाड़ों में जो है ट्राइबल लोकल लीडर्स जो हैं वो पॉपी कल्टीवेशन कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर जो हैं काफ़ी इससे नाराज़ हैं। क्या हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हम इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, वहीं नशे से जो नारकोटिक्स का प्रॉब्लम है, नशे का प्रॉब्लम है, वही चीज़ हमें म्यांमार के कंटेक्स में भी देखने को समझ में आती है। 167 करोड़ के आइटम्स जो हैं अभी सीज किए गए हैं। ये सेक्टर 23 आसाम राइफल्स जो कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है, किस एरिया को प्रोटेक्ट करता है? मिज़ोरम के बॉर्डर को म्यांमार के साथ। उसने कहा है कि मिज़ोरम के साथ हमारा म्यांमार और मिज़ोरम का फ्री मूवमेंट रेजिम है, क्योंकि फैमिली टाइज हैं वहाँ के लोकल लोगों के। अब ट्राइबल ग्रुप्स को थोड़ी पता है, ट्राइब तो बहुत पुरानी है ना, आज की थोड़ी है ट्राइब्स तो बहुत पुरानी। म्यांमार और भारत का बाउंड्री नहीं डिसाइड हुआ होगा, जब म्यांमार बर्मा था तब का है। तो अभी इसीलिए फ्री मूवमेंट रेजिम में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से स्मगलिंग हो रही है। अब पता है आपको क्या इसमें देखने को मिला है? कि जो स्मगलिंग हो रही है ये म्यांमार की आर्मी के अगेंस्ट ऑपरेशन कराने में मदद कर रहा है, इन लोगों को पैसा प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके से नारकोटिक्स की सब स्मगलिंग म्यांमार से, यानी कि नशीला पदार्थ आ रहा है, भारत में बेचा जा रहा है और भारत से पैसे म्यांमार को जा रहे हैं, और उनका एंटी मिलिट्री जो मूवमेंट है उसको भारत कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जितना खतरनाक उनके लिए है उससे ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए है, क्योंकि दूसरी कंट्री से नशा हमारे यहाँ पे आ रहा है, माइग्रेंट्स हमारे यहाँ पे इलीगल तरीके से आ रहे हैं, और हमारे लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि मिज़ोरम कहते हैं पीसफुल स्टेट है, लेकिन वहाँ पे नारकोटिक्स जो है उसकी वजह से अनटुवर्ड सर्कमस्टांसेस कभी भी हो सकते हैं। दिस कांट बी रूल्ड आउट। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड। फॉलोड बाय यहाँ पे भी एक एडिटोरियल हमें GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ आती है, एडिटोरियल निकलता है मेरे मुंह से। यहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, जिनको हम राजस्थान में ओरान बोलते हैं। ओरान्स सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स बेसिकली उन पेड़ों के समूह को कहते हैं जिनको पूजा जाता है। इन पेड़ों को कभी काटा नहीं जाता है, और यहाँ पे बस छोटी मोटी ग्रेजिंग अलाउड होती है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है, उसके लिए ये एक नेचुरल हैबिटेट का काम करते हैं। अभी हुआ क्या है, सोलर पावर प्लांट और विंड प्लांट्स लगाने के लिए राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी सारे पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब लोग वापस से इस जगह पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपनी ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी को खोना नहीं है। भारत सरकार को समझना चाहिए इस बात को। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के मामले में ये भी कहा जाता है कि अगर आप पावर लाइंस बिछा देंगे, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बहुत बड़ा कारण अभी पॉपुलेशन कम होने का ये है कि वो पावर लाइन से टकरा के ख़त्म हो जा रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें कि ऐसा कंटिन्यू नहीं हो सकता है। फॉलोड बाय आसाम के ऊपर हम बात करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो नोटिस भेजा है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। वहाँ के बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनसे ये पूछा है कि आप हमें बताइए कि क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ पे आप क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस जगह पे खुद को पीछे रखा और कहा कि ये सवाल पूछना कि कितने चर्चेज़ हैं आसाम में, ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। हालांकि ये चीज़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हो, और ये होम डिपार्टमेंट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के माध्यम से ही हो पाएगा। आसाम के पास क्योंकि एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है कोई, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थोड़े से कॉन्शियस हैं। वहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस बात को पूरा एक फेक बताते हुए कहा कि हमने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है आसाम की कम्युनिटी में, हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है इन स्कूलों में, और नॉर्थ ईस्ट में पूरे हम काम कर रहे हैं, तो हमें तकलीफ़ हो रही है इस फैसले से। तो यहाँ पे ये है कि एंटी कन्वर्जन लॉ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, किन किन स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ें हमें नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती हैं।
फर्दर हम बात करें मथुरा के कोर्ट ऑर्डर्स की, तो शाही ईदगाह के अगेंस्ट पिटीशन डाली गई है, एप्लीकेशन डाली गई है। कहा गया है कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर, कृष्ण जन्म स्थान पर ये शाही ईदगाह बनाया गया है और बेसिकली इस शाही ईदगाह का रिमूवल होना चाहिए। इस सूट को मेंटेन करते हुए वहाँ के सिविल जज सोनिका वर्मा ने एक आदेश पास किया है जिसमें कहा है कि हमें बेसिकली कोशिश करनी है, वी हैव ट्राइड टू क्रिएट आस्क डिग आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर। जनवरी 20 तक हमें रिपोर्ट चाहिए कि शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मामला क्या है। और ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है कि शाही ईदगाह कमेटी और कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1968 का, जिसको कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि वो इलीगल है। क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ चला जाए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मामले पे स्टे नहीं लगाया। और बेसिकली अभी रिसेंटली सिमिलर मामला हमको ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पे दिखाई दिया और कहा कि काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं मस्जिद के अंदर, शाही ईदगाह के अंदर, जो कि ये बताते हैं कि शाही ईदगाह के पहले मंदिर हुआ करता था। और कहा है कि जो सर्वे है अल्टीमेटली वो सच बाहर लेके आ जाएगा। फॉलोड बाय एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पे फाइन लगा हुआ है। अब एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पे क्या हुआ, एक क्लेम्स ट्रिब्यूनल बनाई भारत सरकार ने मीरठ में, और उन्होंने उस एक्ट का नाम था उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020। इस एक्ट में बेसिकली फाइन इम्पोज करा है ओवरऑल 4,27,439 का। मैक्सिमम जो लोग पाए गए हैं वो बेसिकली देखा गया है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम लोग पाए गए हैं, है ना, उनको ही अपना एविडेंस रखना पड़ रहा है सामने अपनी इनोसेंस प्रूव करने का। होता क्या है, ये थोड़ा सा दिक्कत है इस यूपी के इस कानून में, और उसका कंटेक्स्ट ये है कि क्रिमिनल लॉ में ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है तो उसको इनोसेंट माना जाएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो सामने वाला दल है जिसने एफआईआर करी है उसको भी एविडेंस ला के रखने हैं, जो कि जिसके खिलाफ एफआईआर की गई है उसके क्रिमिनल लायबिलिटी को स्टैब्लिश करे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश की रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, जिसके खिलाफ एफआईआर की जाती है उसी को आके कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि मेरे पास कोई एविडेंसेस हैं दिखाने के लिए कि मैं मौका वारदात पे नहीं था या मैंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करी। शॉकिंगली यहाँ पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं जितने भी लोगों के खिलाफ या जिनके खिलाफ रिकवरी की जा रही है, वो सारे के सारे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो ये वाली न्यूज़ थी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल मैटर क्या है इसमें। फॉलोड बाय ये वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेंटल हेल्थ का टेलीमानस इनिशिएटिव है। तो आपको ये याद रखना है कि मानस का फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट इनिशिएटिव। 24/7 की ये मोबाइल नंबर है 14416, जो कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के दिन लॉन्च किया गया था। और इसको जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 20,000 कॉल आ चुकी हैं, ऐसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर IITB ने बताया है। स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के मामले सामने आए हैं। मैक्सिमम कॉज तमिलनाडु से आए हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड तेलंगाना। दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स। इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या पूरी एक नोडल एजेंसी है उसका नाम है निमहंस, और निमहंस इज बेसिकली इंस्टीट्यूट, इट्स अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। दिस इज द नोडल सेंटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। ऑलराइट, सो यू विल ट्राई टू रीड अबाउट इट। 7,000 बर्ड्स को कल किया जा रहा है एवियन फ्लू में, एवियन फ्लू चेक करने के लिए। ये एवियन फ्लू बेसिकली क्या है, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि 2 डक्स में देखा गया था। उसके बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना दी गई है और वो बेसिकली 2,753 डक्स को सर्वे करेगी। ये वाली न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए तमिलनाडु में बात करी, और ये वाला डेटा हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, जिसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफ्रीका के जो भी रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की, उसका 50% भारत की तरफ से गया।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो भी रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की, उसका 40% भारत की तरफ से गया। यूके की जो भी रिक्वायरमेंट थी मेडिसिन की, उसका 25% जेनेरिक मेडिसिन का भारत की तरफ से गया। पूरे ग्लोबल वैक्सीन की डिमांड की अगर हम बात करें तो 60% डिमांड भारत के यहाँ से फुलफिल होती है, जिसमें डीटीपी, बीसीजी और मीजल्स वैक्सीन जैसी वैक्सीन भारत सरकार देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर वैक्सीन रिक्वायरमेंट की बात करें तो 70% रिक्वायरमेंट भारत पूरी कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको एलोपैथी के साथ जोड़ के काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं, और तालुक लेवल पे यानी रूरल लेवल पे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर्स बना रहे हैं, जो कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। इन्होंने कहा डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिक ओथ या चरक शपथ, दोनों में एक ही चीज़ की बात की गई है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी शुड स्टडी। फॉलोड बाय, यहाँ पे हम आ जाएं, दिल्ली मेट्रो ने 20 साल जो है अपना 20 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया। 24 दिसंबर 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 8.25 किलोमीटर का कॉरिडोर शाहदरा से 30 हजारी का इनॉग्रेट किया था रेड लाइन पे। इसमें हमने काफ़ी मदद जापान से ली है, तो जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी प्रेजेंट थे हमारे यहाँ पे, और इन्होंने कहा कि जो टोक्यो मेट्रो है वो भी दिल्ली मेट्रो से पीछे है। दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेल रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा संचालित होती है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जो कि 1995 में कंपनी के रूप में स्टैब्लिश की गई थी। और वहीं पे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश में भी मेट्रो लिंक्स और मेट्रो लाइन स्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है। तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। चेंजेस इन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस को सस्टेन नहीं किया जा सकता है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2018 का एक यूनियन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को कंसीडर किया, जिसमें कि लोकल बॉडीज़ को पावर दी गई थी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने की, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो। और यहाँ पे कहा एनजीटी ने अपना जजमेंट में कि इस तरह की चीज़ें जो कि स्टैट्यूट को डाइल्यूट करती हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उनको डाइल्यूट करती हैं, इस तरह की चीज़ें सस्टेनेबल नहीं हैं। जवाब मांगा है उन्होंने सरकार से और कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसको हम स्टे लगा के रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक हमें सफिशेंट जस्टिफिकेशन नहीं मिल जाता है। तो यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रोल है क्या नहीं है आप ये देख सकते हैं। फॉलोड बाय पर्स सेन कम विद अ डिवाइसिव कैच। ट्रेडिशनल फिशरमैन जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं बड़ी बोट्स पे, जो कि वर्टिकल नेट्स यूज़ कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और कई स्टेट्स ने इस पर बैन इम्पोज किया हुआ है, ठीक है, जहाँ की स्मॉल, मार्जिनल और लार्ज फार्मर फिशर्स के बीच में हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, और सेंटर और स्टेट भी अलग अलग डिमांड कह रहे हैं। अब पर्स सेन फिशिंग से मेजर मामला क्या है कि सार्डाइन पॉपुलेशन जो है केरला फिश ईटर्स में काफ़ी पसंद है, ये फिश कम हो रही है। साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा है कि क्लाइमेट कंडीशन एल नीनो इसके इन मछलियों के जो 10 साल में पॉपुलेशन कम हुआ है उसकी वजह से, एल नीनो की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है। और वहीं पे जबकि फिशरमैन कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ ले रहे हैं ये बड़े बड़े मछुआरे बड़े बड़ी नेट से, इसकी वजह से इन लोगों को मछलियों को समय ही नहीं मिल रहा है वापस से खुद को ग्रो करने का। एक समय था जब 3.9 लाख टन 2012 में अवेलेबल होता था, इस समय सिर्फ 3,297 टन ऑफ सार्डाइंस अवेलेबल है। काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो यहाँ पे आप हमें देखें फिशिंग वाला इशू समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव RT-PCR मस्ट फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना इन 3 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग, जापान, थाईलैंड एंड साउथ कोरिया। और यहाँ पे कोविड-19 स्टेटस में आपको एयर सुविधा के फॉर्म्स वापस से भरने पड़ेंगे। किसी को अगर कोविड हुआ तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 2% पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं हर इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। और बेसिकली मॉक ड्रिल्स चल रही हैं हर जगह पे हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, ताकि चेक करने के लिए कि हम कोविड-19 के लिए ऑपरेशनली रेडी हैं कि नहीं हैं। और हम बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड, वेंटिलेटेड सपोर्टेड बेड्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, आशा, आंगनवाड़ी सबकी प्रिपेयर्डनेस को टेस्ट कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल दैट वी हैड डिस्कस टुडे। दीज आर द इशूज़ दैट वी हैड डिस्कस टुडे। ऑलमोस्ट सारे इशूज़ हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना का करप्शन वाला मामला है वो आप पढ़ लीजिएगा, और बाकी सारी चीज़ें हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।